आप सभी का स्वागत है। इसके पहले एक मैंने साइंस के ऊपर वीडियो बनाया था जो विटामिन से संबंधित था। उसको आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैं उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से मैं एक जो है खनिज तत्व से संबंधित जो है टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खनिज तत्व जैसे आपने देखा विटामिन क्या है, तो हमने वहाँ पे विटामिन पे आपने देखा कि विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर के लिए अति आवश्यक है। और एक चीज़ वहाँ पर भी बताया गया था, जो विटामिन्स होते हैं इनके द्वारा कोई शरीर को कैलोरी प्राप्त नहीं होती, मतलब जो विटामिन होते हैं शरीर को ऊर्जा नहीं देते, लेकिन जितना भी उपापचयी क्रियाएं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उन सभी को कराने में बहुत बड़ा विटामिन का रोल होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है जो मिनरल जो एलिमेंट हैं, जो आपके खनिज तत्व हैं, इनकी भी जो है मानव शरीर के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरीके से विटामिन का रोल है ठीक उसी तरीके से जो है बॉडी के अंदर मिनरल एलिमेंट का भी रोल है। तो वास्तव में ये मिनरल एलिमेंट हैं क्या, तो इसके पहले आपने देखा जो खनिज हमारा है ना, तो जो या मिनरल जो एलिमेंट हमारे हैं यह एक तरीके के अकार्बनिक तत्व होते हैं। यानी जो आपका विटामिन्स होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, लेकिन आपका जो खनिज तत्व होता है, खनिज तत्व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी वो कार्बनिक नहीं होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। और यद्यपि खनिज पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी जिस तरीके से विटामिन बॉडी को एनर्जी नहीं देते लेकिन अति आवश्यक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो खनिज तत्व होते हैं वह भी शरीर को, बॉडी को कोई कैलोरी नहीं देते, कोई ऊर्जा नहीं देते, लेकिन यह भी शरीर के लिए अति आवश्यक है। जिस तरीके से विटामिन की ज़रूरत है उसी तरीके से खनिज तत्वों की भी ज़रूरत है। तो ये एक प्रकार के अकार्बनिक तत्व होते हैं और ये खनिज तत्व जो है शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बट आप देख रहे हो कि इनकी आवश्यकता शरीर के विभिन्न क्रियाओं में होती है। जिस तरीके से आपका विटामिन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कराने में, सारी शरीर की उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कराने में अपना अहम रोल निभाता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो एलिमेंट या मिनरल जो एलिमेंट हैं यह भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं कि मानव शरीर में कम से कम 29 ऐसे जो है तत्व पाए जाते हैं जो मिनरल एलिमेंट के रूप में होते हैं। मिनिमम मनुष्य के शरीर में 29 जो है सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत होती है, यानी उसको सूक्ष्म तत्व या कह सकते हैं मिनरल एलिमेंट। आप मिनरल एलिमेंट ही तो पढ़ रहे हैं ना। ये शरीर को कोई कैलोरी नहीं देते, बट ये कैसे हैं, ये कार्बनिक नहीं है, ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। अब जरा देखो ये मिनरल होते कितने प्रकार के हैं। तो मिनरल हमारा 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार है अधिभार तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व। तो जो आपका जो मैक्रो देख रहे हैं आप, मैक्रो एलिमेंट, तो मैक्रो एलिमेंट यानी जिनकी बॉडी में थोड़ा ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ती है, और एक आपका लिखा गया ट्रेस एलिमेंट जिसको आप कहते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व, यानी सूक्ष्म जो है मिनरल एलिमेंट। इधर बहुत सूक्ष्म इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन रोल सभी का है, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स और एक होता है ट्रेस एलिमेंट, सूक्ष्म मात्रिक तत्व और अधिभार तत्व। तो अब अधिभार तत्व में जैसे आपका कैल्शियम है, आप सभी को पता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और ये जो आपका कैल्शियम है ये कैसा तत्व है भाई, क्या ऑर्गेनिक है? नहीं, ये आपका इनऑर्गेनिक है, यानी अकार्बनिक तत्व है। फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये यहाँ पे जितने भी तत्व हैं ये सारे तत्व अधिभार वाले तत्व हैं, यानी इन जो है मिनरल एलिमेंट की बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
इनके अभाव में आपका बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाता है। बाकी जो है माइक्रो, इसको कह सकते हैं माइक्रो एलिमेंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, आपका आयोडीन है, आपका फ्लोरीन है, कॉपर है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है। तो ये सभी आपके सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं यानी ट्रेस एलिमेंट तत्व हैं। तो अब हम इन्हीं में से हम लोग इनके एक कार्य को समझेंगे कि वाकई जो है ये इन तत्वों की मानव के शरीर के अंदर इसकी क्या भूमिका है और इनका क्या रोल है, और इनकी कमी से होने वाले डिजीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि अगर इनकी कमी हो गई बॉडी के अंदर तो क्या इससे दिक्कत आ जाती है। तो बात कर लेते हैं खनिज लवण के कार्य की। वास्तव में जो एक खनिज लवण है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो मिनरल एलिमेंट है, इस मिनरल एलिमेंट का या खनिज लवण के क्या वर्क है। इस खनिज तत्व को खनिज लवण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप मिनरल एलिमेंट तो देख रहे हैं कि लवणों के कारण जीव द्रव्य में संवेदनशीलता, यानी अगर बॉडी के अंदर इन लवणों की कमी हो गई, इन जो है न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो गई, इस मिनरल एलिमेंट की कमी हो जाएगी तो जीव, देखिए मिनरल लवणों के कारण ही जीव द्रव्य, जो बॉडी के अंदर आपको पता है कि बहुत सारा ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी है होता है यानी जीव द्रव्य होता है, और जीव द्रव्यों में सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो किसका होता है, मिनरल एलिमेंट का ही होता है। अगर बॉडी के अंदर बॉडी के जीवद्रव्य में मिनरल एलिमेंट की कमी हो गई तो आपकी बॉडी, आप देखते हैं संवेदनशीलता बड़ी कम हो जाए। जैसा कि आप डिहाइड्रेशन में सुना है कि डिहाइड्रेशन जब होता है तो बहुत ज़्यादा शरीर का पानी यानी मिनरल इस शरीर से बाहर निकल जाता है। ऐसे हालात में देखते हैं कभी कभी पेशेंट की मौत भी हो जाती है। तो बहुत बड़ा रोल है इसका जो है मिनरल एलिमेंट का बॉडी में। आगे बढ़ते हैं, कहता है अनेक रासायनिक क्रियाओं के आयन बंधकों का कार्य करते हैं, यानी बॉडी के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक क्रियाओं में ये आयन बंधक का कार्य करते हैं, यानी ये आयनिक बंधकों का कार्य करते हैं। मतलब उसको सुचारू रूप से जो है आयन के रूप में एक तरीके का देखा जाए तो ये आपका विद्युत अपघटित पदार्थ टाइप के होते हैं। फिर कहता है कई ऊतक, रक्त, हड्डियां, दांतों की रचना में बहुत ज़्यादा ये जो मिनरल हैं आपके, या जो मिनरल जो एलिमेंट हैं, इनकी भूमिका और टिश्यू के बनाने में, रक्त के बनाने में, हड्डी के निर्माण में, दांत के निर्माण, ये सब इसकी बहुत बड़ी भूमिका। आप सुने कि यदि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाता है। आपको पता है कि दांत एवं हड्डियों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया। इसी तरीके से मतलब मिनरल एलिमेंट की बहुत ज़्यादा भूमिका है बॉडी के अंदर। आगे कह रहा है हृदय स्पंदन, जो हृदय की गति है, हृदय का स्पंदित होना है, पेशियों का संकुचन है, आदि जितने भी बॉडी के अंदर महत्वपूर्ण वर्क हैं वो सारे के सारे आपके इस मिनरल के ऊपर डिपेंड करते हैं, मिनरल एलिमेंट के ऊपर। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख मिनरलों के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हो आप खनिज तत्व है यानी वो मिनरल एलिमेंट है, उसके महत्व क्या है और कमी का प्रभाव। तो आप देख रहे हो भाई, सबसे देखो ये महत्वपूर्ण, ये प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि जो कैल्शियम है, जिसको आप Ca कैल्शियम बोलते हैं, इसका क्या महत्व होता है। इसके महत्व को सभी जानते हैं कि दांत एवं हड्डी की संरचना में कैल्शियम भाग लेते हैं। यानी जितना हड्डी से संबंधित जो भी है, चाहे दांत हो चाहे शरीर की हड्डी हो, ये इनमें बहुत ज़्यादा भूमिका कैल्शियम की होती है, क्योंकि हड्डी का मतलब ही संबंधित होता है कैल्शियम से। तो ये दांत एवं हड्डी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कैल्शियम निभाता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो दांत एवं हड्डियाँ आपकी क्या हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी। आगे बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस भी बहुत ही आवश्यक तत्व है। आपको पता है कि दांत एवं हड्डियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस की भी मात्रा होती है, और ये इसका और काम होता है फास्फोरस का, अम्ल क्षार लवण का। बॉडी के अंदर आपको पता है कि अगर अम्लता बढ़ेगी तो पित्त की मात्रा ज़्यादा, तो अम्ल एवं क्षार को बॉडी के अंदर जीव द्रव्य के अंदर बैलेंस करने का काम यही फास्फोरस करता है। और इसके अलावा ATP हुआ, DNA RNA का एक घटक भी होता है, यानी इन DNA RNA और ATP में फास्फोरस एक संगठक के रूप में रहता है, यानी इनमें ये चीज़ पाया जाता है। और आप समझ ही रहे हो कि ATP DNA RNA की कितनी बड़ी भूमिका है बॉडी के अंदर। अगर इसकी फास्फोरस की कमी हो गई तो दांत एवं हड्डियां दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और शारीरिक वृद्धि, अगर फास्फोरस की बॉडी में कमी है तो शारीरिक वृद्धि भी अच्छे से नहीं हो पाती, शरीर ग्रो नहीं कर पाता। बात करते हैं तीसरा
गंधक जिसे सल्फर कहा जाता है, और यह एमिनो अम्ल का घटक है। यानी यह क्या है? एमिनो अम्ल। यानी आपको पता है कि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक एमिनो अम्ल होती है, और प्रायः एमिनो अम्लों में क्या होता है कि आपका जो है सल्फर पाया जाता है। यानी सल्फर एमिनो अम्लों का एक घटक है। अगर बॉडी में सल्फर की कमी है तो प्रोटीन की कमी हो सकती है, और प्रोटीन संबंधित जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनमें भी गड़बड़ी हो सकती है। बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जिसे के से प्रदर्शित किया जाता है, इसका काम है अम्ल एवं क्षार का संतुलन करना तथा जल संतुलन को बनाए रखना। अम्ल क्षार को भी बैलेंस करता है और जल को भी बैलेंस रखने का काम पोटेशियम करता है। अगर इसकी कमी होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बॉडी में पोटेशियम की कमी है, मान लीजिए सोडियम की कमी है, तो इसका बहुत ज़्यादा आपके हार्ट के ऊपर, यानी देख रहे हैं उच्च रक्तचाप, पेशी दुर्बलता, मतलब ये क्या करता है? पोटेशियम अम्ल क्षार को बैलेंस करता है, पानी के संतुलन को बनाए रखता है। अगर पोटेशियम की कमी हो गई तो आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे और पेशी दुर्बलता आ जाएगी। जो पेशियां होंगी उनमें वीकनेस महसूस होने लगेगा। आगे बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन भी अम्ल क्षार का ही संतुलन करता है, और इस क्लोरीन जो है जठर रस, यानी जो जठराग्नि है, जो भोजन को पचाने का काम करती है, उसके साथ भी क्लोरीन की भूमिका होती है। जठर रस के साथ क्लोरीन एक तरीके से संबंधित है। तो इसकी कमी से क्या होगा? भूख की कमी हो जाएगी, और पेशियों में ऐंठन, यानी जो मांसपेशियां उसमें हाथ पैर और बॉडी में ऐंठन सा महसूस होने लगता है। बात करते हैं सोडियम की कमी। सोडियम जो है, सोडियम है, इसका महत्व क्या है? यह अम्ल क्षार को बैलेंस करता है और पानी को संतुलित करता है। जो पोटेशियम का काम है वही सोडियम का काम है। और आपको पता है कि यदि आपकी बॉडी में पोटेशियम एवं सोडियम अच्छे से बैलेंस नहीं है, इसकी कमी है, इसमें उतार चढ़ाव है, तो आप जान लो कि हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे, भूख की कमी होगी, शरीर आपका ऐंठन रहेगा। तो ये आपने देखा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम एवं सोडियम। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है वो कैल्शियम है, फास्फोरस है, साथ में पोटेशियम, सोडियम, ये सब बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम, यह उपापचयी क्रियाओं में सहायता करता है, और साथ में मैग्नीशियम यमजी सह एंजाइम का काम करता है। मैग्नीशियम एक सह एंजाइम का काम करता है, और उपापचयी क्रियाओं, अगर देखिए जब ये सह एंजाइम है तो उपापचयी क्रियाओं को आसान बनाता है। तो एक तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में यह सहायक होता है, और सह एंजाइम का काम करता है मैग्नीशियम। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये दोनों चीज़ें अनियमित हो जाएंगी, मतलब उपापचयी क्रिया भी अनियमित हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। अब आप लौह की बात करते हैं, यानी आयरन, जिसको Fe कहा जाता है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। तो आयरन, आपको पता है कि आयरन के द्वारा ही हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और आप सभी को पता है कि अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया नामक बीमारी जन्म ले लेती है, यानी आप रक्ताल्पता के शिकार हो जाते हैं, रक्त क्षीणता आ जाती है, एनीमिया के शिकार हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन की कमी से होने वाला क्या, आयरन की कमी से दिक्कत होगी तो एनीमिया या रक्त क्षीणता हो जाएगी, और इसका वर्क क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम जो है आयरन करता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन, दांत एवं हड्डियों की सुरक्षा के लिए फ्लोरीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दांत, अगर इसकी कमी हुई तो दांत एवं हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं। आपने फ्लोरीन की बात देख लिया। फ्लोरीन से हड्डी कमज़ोर हो जाए। आपने सुना होगा कि फ्लोराइड युक्त जल पीने से, तो जब पानी, ऐसा पानी पीते हैं जिसमें आर्सेनिक घुला हो, फ्लोराइड घुला हो, अगर ऐसे पानी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं, उसका सीधा असर हड्डी के ऊपर पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं। जिंक, आपको पता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तत्व होता है। आप कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर लोगों ने जिंक लेने की सलाह दी थी कि आप ऐसा सप्लीमेंट लें जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो और विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो। तो आप इसी से जिंक का हम ये समझ सकते हैं कि जिंक कितना हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो जिंक का काम होता है जल अपघटन पाचन एंजाइम का सहघटक, मतलब जिंक एक तरीके से पाचन एंजाइम का सहघटक माना जाता है, और यह जल अपघटन का काम करता है, यानी बॉडी के अंदर पानी को बैलेंस करना और सह एंजाइम का काम करना। अगर जिंक की कमी है
तो रक्त क्षीणता यानी रक्त की कमी भी हो सकती है। और एक चीज़ और है, जिंक का काम कुंठित बुद्धि, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है तो इसका असर आपकी बुद्धि पर भी, माइंड पर भी पड़ता है। माइंड को यानी जिंक जो है माइंड को सही रखता है, बुद्धि को सही रखता है। आगे बात कर लेते हैं तांबा की। तांबा भी एक सह एंजाइम का काम करता है और इसकी कमी से रक्त क्षीणता एवं रक्त वाहिनियों की दुर्बलता हो जाती है। बात करते हैं मैग्नीज की। यूरिया का संश्लेषण करता है। मैग्नीज का काम, यमयन का काम है यूरिया। देखिए अब यहाँ से आपने देखा, इसके बाद आप देख रहे थे लोहा के बाद जो बाकी एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन की बात आपने किया तो फ्लोरीन हो गया, जिंक हो गया आपका, ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट। यहाँ तक मेजर था, 7 तक आपने देखा, 1 से लेकर 7 तक आपका अधिभार वाले तत्व थे। इसकी बॉडी में मेजर जरूरत पड़ती है, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। लेकिन इसके बाद आप क्या पढ़ रहे थे, 8वां से लेकर के माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट अति सूक्ष्म पोषक तत्व लेकिन बहुत बड़ा रोल, जैसे आयरन, फ्लोरीन, जिंक, अभी आप तांबा देख रहे हैं, मैग्नीज। मैग्नीज यूरिया का संश्लेषण करता है, अस्थि तथा उतक संयोजी ऊतकों में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं आयोडीन की। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोडीन किसकी कमी से, आपको पता है कि आयोडीन का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का घटक, यानी जो गले के जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका घटक माना जाता है आयोडीन। अगर इसकी कमी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको पता है कि घेघा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और जड़ मानवता यानी जो व्यक्ति होते हैं यानी मंद, यानी जड़ मानवता का मतलब मंद बुद्धिता, मतलब बुद्धि मंद हो जाती है, तो जड़ मानवता नामक बीमारी। और आपको पता है घेघा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है, आयोडीन की। आयोडीन है क्या, आपका एक ट्रेस एलिमेंट है, यानी माइक्रो नहीं है बल्कि माइक्रो है, सूक्ष्म मात्रा, बहुत सूक्ष्म इसकी आवश्यकता पड़ती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कमी से, क्योंकि इसका आयोडीन का काम ही होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन ये इसके द्वारा बनता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन का बनना कम हो जाएगा, इसका मतलब जो है घेघा नामक थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो फिर घेघा रोग नामक बीमारी यानी उत्पन्न हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेघा, कैल्शियम की कमी से दांत एवं हड्डियां कमजोर, फास्फोरस कमी से दांत एवं हड्डियां कमजोर, पोटेशियम एवं सोडियम की कमी से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पोटेशियम एवं सोडियम की कमी के द्वारा जो है पहली बात तो पेशी दुर्बलता और सबसे इंपॉर्टेंट हाई ब्लड प्रेशर। अगर व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, आप देखते हैं जब हाई ब्लड प्रेशर की दवा जब चलाते हैं डॉक्टर साहब तो उसमें सोडियम एवं पोटेशियम को ही बैलेंस करने का काम किया जाता है। बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम को ही बैलेंस करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट जिसे CO कहा जाता है, यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो B12 का घटक है। आप सभी को पता है कि विटामिन B12 जो B6 और B12 होता है, अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति रक्त क्षीणता का यानी रक्त अल्पता का शिकार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोबाल्ट की कितनी भूमिका है। कोबाल्ट का काम होता है B12 का घटक का काम करता है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता। आगे सेलेनियम है, तो सेलेनियम को एंजाइम सहायक भी बोला जाता है और विटामिन E का घटक भी है। तो एक तरीके से सेलेनियम, सोचो सेलेनियम कितना इंपॉर्टेंट सूक्ष्म पोषक तत्व है, यह एंजाइम सहायक है और विटामिन E का घटक भी है। और एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पेशियों की पीड़ा, यानी अगर इसकी कमी हो जाएगी सेलेनियम की तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्रोमियम तो ग्लूकोज एवं उपापचयी क्रियाओं में सहायक है। क्रोमियम जो होता है ग्लूकोज एवं उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है। ऊर्जा उत्पादन में गड़बड़ी हो जाती है क्रोमियम की वजह। और मॉलिब्डेनम, आपने सुना होगा मॉलिब्डेनम अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, एंजाइम सहायक होता है और क्या करता है, नाइट्रोजनी पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता। देखिए ये नाइट्रोजनी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होता है मॉलिब्डेनम। और आप सभी को पता है कि मॉलिब्डेनम एक जो है एक जो है कैटलिस्ट का काम करता है, यानी यह उत्प्रेरक वर्धक होता है। तो ये सब जितने भी आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों को देखा, ये सब काफ़ी जो है
महत्वपूर्ण है। एक तो आपको अवेयरनेस के तौर पे भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक अवेयरनेस हो कि ये तत्व क्या है, इनकी हमारे बॉडी के अंदर क्या भूमिका है, इन्हें हमें क्यों लेना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। तो अगर आप अवेयर नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो आप इसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे। तो आपको अपने भोजन में, खान पान में कुछ ऐसे फ्रूट्स को, सब्जी या वेजिटेबल को, या ऐसे आपके अन्न को शामिल करना चाहिए जिनमें ये तत्व बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इस चीज़ का ध्यान में रख के आप भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी बहुत अच्छी होगी और आपके बॉडी की जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो काफ़ी बेटर होंगी। शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें इसका बहुत बड़ा मिनरल एलिमेंट का योगदान है। और आपको पता है ये कैसा तत्व है, अकार्बनिक। देखिए, जो आपका विटामिन्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो मिनरल होता है, मिनरल एलिमेंट, वो अकार्बनिक। ये ध्यान देना है। ये आप देख रहे हैं इसमें कार्बन नहीं विद्यमान है, ये अकार्बनिक तत्व है। कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, जो भी आप देख रहे हैं सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अब आपने देखा कि ये इनकी जो है माइक्रो। अब देखो, परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वही मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। ये पूछता है कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या कैल्शियम का काम क्या है, महत्व क्या है, फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। अब पोटेशियम की बात कर लो आप, और सोडियम की। ये ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा, मैंने बताया कि ये हार्ट संबंधित बीमारी में काफ़ी योगदान इनका है। ठीक है, ये चीज़। और आयरन, एक आपने देखा लोहा का, आयरन की कमी से एनीमिया, और जिंक वाला जड़ मानवता आपने देखा, मंद बुद्धि, और तो जिंक, तो लोहा जिंक हो गया। और इसके बाद में साथ में आपने देखा तांबा, तांबा का भी बहुत बड़ा रोल है, रक्त वाहिनियों की दुर्बलता। साथ में आप देख रहे हैं आयोडीन, आयोडीन वाला हो गया। और आयोडीन के बाद आपने देखा जो है इसमें जो आयोडीन तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका जो है। तो ये वीडियो आप यदि इसको शुरू से लास्ट तक देखिए, ये वीडियो प्रायः प्रतियोगी परीक्षा के लिए कारगर भी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको जो है वितरित करने का काम करें। थैंक यू, धन्यवाद।